नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने एन सी ई आर टी साइंस के क्लास सिक्स के चैप्टर हम लोग को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हम लोग का जो ये सीरीज़ है वो 6 to 10 जो एन सी आर टी का सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके तहत हम लोग क्लास 6 को अभी कर रहे हैं। उसके बाद 7, 8, 9, 10 हम लोग इसमें करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग भोजन के जो घटक हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पदार्थों का पृथक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें चैप्टर 2 जो है वो उतना ख़ास नहीं है। इसमें कुछ ऐसा उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसा हमको दिखा नहीं जो आप लोगों को उसमें नहीं आता है। उसमें सब कुछ ऐसा खास था नहीं। उसमें पारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी यही सब 3 चीज़ हमको उसमें दिखा, तो इसलिए हम लोग उसको स्किप कर चुके हैं और पदार्थों का पृथक्करण को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसको समझिए। पदार्थों का पृथक्करण, क्यों पदार्थों का पृथक करेंगे? पदार्थों क्या हो जाता है, एक सेकेंड। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पदार्थों का पृथक्करण। देखिए जो भी पदार्थ जो है, पदार्थ में कुछ अशुद्धि होता है, कुछ पदार्थ 2-3 पदार्थ मिले हुए होते हैं, उससे हम लोग जो उपयोगी पदार्थ है उसको अलग करना और जो उपयोग में नहीं है या कम उपयोगी है उसको अलग करना, मतलब एक अलग अलग ग्रुप में बांटना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ को कैसे करेंगे, उस 4-5 विधियाँ हैं उसके द्वारा हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, कौन कौन विधि है देखिए, समझे। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। करा हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिसमें हम पदार्थों के मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए, जैसे कि चाय बनाते समय चाय के पत्तियों को द्रव्य से अलग करना, उसको छाननी से अलग किया जाता है। देखिए दूध और दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। मंथन का मतलब समझते हैं? मंथन जब करते हैं तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहने का मतलब है अपकेंद्री बल। कौन बल? अपकेंद्री बल इसमें लगता है। और दूसरा चीज़, इसमें घनत्व का महत्व बढ़ जाता है। जब अपकेंद्री, इसको समझाते हैं। जब अपकेंद्री का मतलब समझते हैं, केंद्र, मान लीजिए कि ये केंद्र है, इससे बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। तो इससे बाहर की ओर जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, जैसे दही से मक्खन को अलग करना है तो कैसे अलग होगा? जब अब केंद्रीय बल लगेगा तो जो कम डेंसिटी के जो उसमें पदार्थ हैं वो क्या करेंगे, बाहर की ओर आएंगे और बाहर की ओर आकर जो मक्खन है वो ऊपर की ओर वो तैरने लगेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। तो समझ गए कि मंथन क्या है? वही है मंथन करके हम लोग क्या करते हैं, दही से दही को मंथन करके मक्खन को निकाला जाता है। देखिए ये मंथन हो रहा है, ये घूमेगा तो केंद्र में घूम रहा है और केंद्र से बाहर की ओर जाएगा तो घनत्व बाहर जो कम घनत्व का है वो ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, तो ये था। तो चाय पत्ती को छाननी द्वारा अलग करते हैं, ये सब आप लोग को पता है। ठीक है, फसल कटाई के समय अनाज के साथ कुछ भूसा है तो उसको कैसे अलग करते हैं हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक, इसमें इधर कुछ खास है नहीं, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे समझिए इसको। करा हम पदार्थ को पृथक क्यों करते हैं? सबसे पहले पृथक्करण के प्रक्रम, इसका उद्देश्य, फिर अवयव को हम क्या करते हैं। जैसे चावल से पत्थर को पृथक करके क्या करेंगे, जो उपयोगी चावल है उसको हम लोग रख लेंगे और जो ठोस जो कंकड़ पत्थर है उसको फेंक देंगे। ठीक है, मक्खन से दूध को पृथक करके मंथन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उपयोगी अवयव को उससे दूर करके निकाल लेंगे और अशुद्धि को फेंक देते हैं। ठीक, उसके बाद चाय की पत्ती को पृथक करके हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, इससे दूर करते हैं। और क्या करते हैं, या जब पृथक करने के बाद जो अवयव है या तो वो दोनों यूज हो सकता है या उसको फेंक भी सकते हैं। जैसे जब चाय बनाते हैं तो जो चाय के बाद जो छानने के बाद जो चाय पत्ती बचता है उसको दुकानदार, जो दुकान में हम लोग चाय पीने जाते हैं तो उसमें देखते होंगे, आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे
उसी मतलब उसी बर्तन में जब चाय बना लिया फिर वही चाय पत्ती रहता है उसमें ही डाल देता है, ऊपर से भी चाय पत्ती फिर बाद में भी वो डालता है, तो चाय पत्ती का दोबारा यूज वो कर सकता है। ठीक है, यहाँ समझिए, पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं, मतलब जिसको पृथक कर रहे हैं। अब जैसे चावल है, तो चावल में तो बहुत सारा कंकड़ पत्थर रहता है, तो कोई ज़रूरी है कि सब एक जैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहा है कि कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न, उसके द्रव्य भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पानी के साथ तेल मिला हुआ है, ऑयल है, इस तरह से कह रहा है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं, जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस, कोई भी हो सकता है, मतलब किसी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके गुण धर्म में भी अत्यधिक भिन्नता हो सकती है, मतलब जो पृथक कर रहे हैं पदार्थ को, उस जो पदार्थ मिला हुआ है सभी का गुणधर्म अलग अलग होता है। चलिए यहाँ समझिए कि हस्त चयन द्वारा किस विधि से मतलब हस्त चयन द्वारा कैसे अलग करते हैं। जैसे घर में मम्मी को, दादी को देखते होंगे कि चावल से जब कोई काम नहीं रहता है तो चावल से कंकड़ पत्थर को निकाल कर वो बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो वही है हस्त चयन, ये सबसे सिंपल विधि है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें गेहूँ, चावल, दाल से बड़े मोटे मट्टी के कण और पत्थर, भूसे, ये सब को, भूसा को कैसे अलग करेगा, तो फटक करके, घर में देखते होंगे फटकते हैं तो माताजी या दादी जी, तो भूसा जो है बाहर निकाल आता है। ठीक है, तो ये हस्त चयन विधि है जो सबसे सिंपल विधि है। हम लोग देखेंगे पृथक करने की क्या क्या विधियां हैं। सबसे पहला देखिए थ्रेसिंग। सबसे पहला क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, देखिए थ्रेसिंग जो है ना, थ्रेसिंग में होता क्या है कि जो खेत खलिहान से हम लोग जो अनाज के साथ उसके साथ डंटी आता है, जो मतलब अनाज तो थोड़ा सा होता है ना, छोटा सा है, कुछ बीज पत्र में दबा हुआ, मतलब बंद होता है, उसके साथ डंडी, उसके साथ बहुत सारा चीज़ आता है। तो क्या उस सबको हम सब कुछ हम लोग उसको अनाज के साथ खाते हैं? नहीं ना, सिर्फ जो बीज पत्र है, बीज पत्र के अंदर जो अन्न पत्र है, अन्न जो है उसको खाते हैं। तो उसको अन्न को अलग करना है, तो अन्न को कैसे अलग करेंगे, तो थ्रेसिंग द्वारा। तो थ्रेसिंग हाथ से भी कर सकते हैं, मतलब कि कृत्रिम रूप से, या हाथ से या मशीन से भी कर सकते हैं। तो हाथ से कैसे करेंगे, उसको पटक के पटकेंगे तो जब किसी पत्थर पे या कुछ पे पटकेंगे तो अनाज उससे अलग होगा, अनाज अलग हो जाएगा तो वो थ्रेसिंग हो गया। बाकी सबको हम लोग अलग तरीक़ा से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है, आपके खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ अथवा चावल की सूखी डंडियों को, गट्ठर को देखे होंगे, उसको कैसे अलग किया जाता है। और पौधों से अनाज को अलग करने से पहले उसको धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है, क्योंकि वो कड़क हो जाए, एकदम कड़क होने के बाद जब कड़क हो जाएगा तो वो जब जिस पे पटकाएगा टन टन आवाज़ करेगा, खटखट, और वो खटखट आवाज़ करने के साथ वो अलग हो जाएगा। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को जब उसको धूप में गर्म कीजिएगा, जब गर्म करने के बाद वो मतलब कि एकदम उसको क्या बोलते हैं, उसमें एक अलग तरीक़ा से एकदम ठोस हो जाता है, वो उसमें नमी गायब हो जाता है। जब तक उसमें नमी रहेगा तब आराम से, जब किसी भी चीज़ में नमी रहेगा उसको पटकिएगा, उसको थ्रेसिंग कीजिएगा तो वो अच्छी तरीके से सारा अन्न उससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए उसको धूप में सुखाया जाता है कि टन हो सके। जब वो पूरा खटखट हो जाता है उसके बाद उसको आराम से अलग कर दिया जाता है। ठीक, जब देखते हैं उसको थ्रेसिंग जब पटकते हैं, थ्रेसिंग करने समय तो आवाज़ भी करता है वो। वही चीज़ को अगर आप नमी रहेगा उसमें, जब पूरा तरीक़ा से सूखा हुआ नहीं है तो उस तरह से खटखट आवाज़ नहीं करेगा। ठीक, तो वही थ्रेसिंग है। या थ्रेसिंग आप अपने हाथों से कीजिए, मतलब अपने खुद से कीजिए, या तो मशीन में, जैसे मशीन रहता है, इसमें यहाँ पे पंखे लगा रहता है, यहाँ पे मोटर द्वारा इसको चलाया जाता है और इसमें डाला जाता है। ठीक है, और जब जो डंठल के साथ जो अन्न पत्र है इसमें डाला जाता है तो अन्न पत्र को अलग करके इसमें नीचे गिर जाता है और ये दूर जाकर पंखा से दूर होकर ये छोटा छोटा भूसा के टाइप में अलग जाकर ये गिरता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये अन्न पत्र अलग हो गया, यहाँ पे इसका भूसा और डंठल वगैरह जो है ये अलग हो जाता है। तो देखते होंगे जिस टाइम थ्रेसर में जो थ्रेसिंग मशीन है उसमें जब ये डाला जाता है तो कितना आवाज़ करता है स्टार्टिंग में। वही चीज़ है, अगर सूखा नहीं रहेगा तो आवाज़ नहीं करेगा, इसलिए इसको सूखा धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है, क्योंकि वो खटखट हो सके, वो ठन उसमें हो सके। ठीक, उसमें मजबूती आए, थोड़ा सा आवाज़ चटक आ जाए उसमें। ठीक, उसके बाद देखिए
कह रहा है कि आम तथा अमरूद के वृक्षों को आम तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जाता है, उसकी जैसे आराम से तोड़ लेते हैं उसको अलग हो जाता है, उसी प्रकार क्या छोटे छोटे अन्न को भी अलग कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। कैसे कर सकते? क्योंकि आम अमरूद एक है, उसमें गिनने का है, गिन सकते हैं उसको। और कितना बीज को कितना अन्न को अलग कीजिएगा आप एक को, तो संभव नहीं है, इसलिए उसको थ्रेसिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न पत्रों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, सूखे पौधे के डंडी जो होता है, डंडियों को उसके अन्न पत्र तथा अनाज से अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। चलिए यहाँ पे इधर कुछ नहीं है, वही सब लिखा हुआ है, उस जो लिखा हुआ है हम उसको समझा देते हैं। देखिए है क्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? देखिए निष्पावन कुछ है नहीं, निष्पावन जैसे ही दिमाग में आएगा आप समझ लीजिए ऊंचाई से हम जो हल्का पदार्थ और भारी पदार्थ, मतलब हल्का पदार्थ और भारी पदार्थ दोनों को गिराएंगे, और एक या तो कृत्रिम रूप से हवा चलेगा, हवा मतलब प्राकृतिक रूप से चलेगा वो, या तो कृत्रिम रूप से फैन लगाकर हम उसको चलाएंगे हवा, तो उसके द्वारा वो क्या होता है कि जो हल्के पदार्थ हैं वो दूर जाकर गिरते हैं और भारी पदार्थ हैं वो नीचे गिरते हैं। तो इसके द्वारा निष्पावन, इसी को निष्पावन कहते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो उपयोगी पदार्थ है उसको पृथक कर लेते हैं, जो उतना उपयोगी नहीं है उसको अलग तरीक़ा से अलग कर लेते हैं। ठीक है, पृथक कर लेते हैं। वही कह रहा है कि पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के पदार्थ के अवयव को पृथक करने की क्रिया है। ठीक है, उसी को निष्पावन कहते हैं। चालन क्या है? तो वही आटा को चालता है, आटा के चोकर को, व्यंजन को अलग करना, वही चालन है। और क्या है? अशुद्धि जो है उसको, प्रायः आटे को मिल से गेहूं से पीसने से पहले पत्थर या भूसे अथवा अशुद्धि को हटाने के लिए गेहूं की बोरी के तिरछी चल, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं, जो भी बताया ना कि थ्रेसिंग किया जाता है। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चीज़ समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, निष्पावन। निष्पावन कहने का मतलब जो गेहूं के साथ जो अशुद्ध, जो हल्के और भारी पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले थ्रेसिंग कर लीजिए। ठीक है, जब थ्रेसिंग कीजिएगा तो अन्न अलग आ गया, और कुछ अन्न के साथ भूसा वगैरह भी मिला हुआ रहता है, जो मोटा मोटा डंठल हल्का छोटा छोटा वो साथ में रहता है, और भूसा अलग रहता है। तो उसके बाद हम निष्पावन करते हैं ऊंचाई से गिराकर। जब ऊंचाई से गिराएंगे, जब ऊंचाई से गिराने के बाद क्या करेंगे, क्या होगा, जो मोटा पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएगा, जो उससे हल्का है वो जाकर उसके बगल में बैठेगा, जो उससे हल्का है वो और उसके बगल में, और जो सबसे हल्का है वो सबसे दूर में जाकर बैठ जाएगा। वही है निष्पावन। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। अब यहाँ समझिए, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये जो ये चैप्टर में तीन जो मतलब कि 3 सब टॉपिक है, 3 जो मेन चीज़ है, ये 3 पॉइंट है, ये ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है मेन मुख्य रूप से। देखिए समझिए, देखिए अवसादन क्या है? अवसादन क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास बर्तन है और आपके पास मिट्टी और जल का मिश्रण है, मिट्टी है और जल का मिश्रण है। ठीक है, इसमें तो दोनों को, मिट्टी और जल का मिश्रण है, दोनों को छोड़ दीजिए कुछ टाइम तक। जब दोनों को छोड़िएगा तब जल ऊपर रह जाएगा और मिट्टी के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, रेत। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जब बैठ गया इसको बोलते हैं अवसादन। इसको क्या बोलेंगे, अवसादन। जो बैठ गया उसको अवसादन। और जब बैठ गया, एक सेकेंड इसको हटा ही लेते हैं, उससे बढ़िया। हाँ, जब ये बैठ गया, जब ये दोनों बैठ गया तो ऊपर क्या है, जल, नीचे क्या है, रेत। तो सिर्फ आराम से बिना हिलाए डुलाए आराम से इस जल को बाहर निकाल लीजिए, और जल को जब बाहर निकाल लिए तो जल अलग हो गया और ये रेत अलग हो गया, मिट्टी के कण अलग हो गए। तो इसको जब अलग कर लिया बिना हिलाए डुलाए तो इसको क्या बोलेंगे, निस्तारण। ठीक है, और निस्यंदन क्या है, निस्यंदन कुछ नहीं है, ये एक छानना है, मतलब कि छानन विधि है। निस्यंदन से क्या करते हैं, एक छानना, जैसे कि चाय को चाय पत्ती से अलग करना, छानना हो गया। ठीक है, वही है निस्यंदन। पनीर बनाना, पनीर में भी क्या करते हैं, जो पनीर के कण होते हैं उसको, और जो पनीर जो फटता है उसके बाद जो पानी बचता है उसको अलग करते हैं, वो विधि भी क्या है, निस्यंदन है। सिर्फ निस्यंदन जब भी है तो आप समझ लीजिए छानना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन और हस्त चयन द्वारा
पृथक करना संभव नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे चावल दाल में धूल मिट्टी और हल्के कण हो सकते हैं। चावल अथवा दालों को पकाने से पहले एक बार अशुद्धि को कैसे पृथक करें। चावल तब न कहता है चावल और दाल को पकाने से पहले एक बार धो लीजिए। धोने से क्या होता है, जो अशुद्धि है वो जल के साथ मिक्स हो जाता है और जो यूज वाले पदार्थ हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो पानी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं 2-3 बार धोकर, ठीक। तो समझ गए होंगे। यहाँ पे हम आपको समझा चुके हैं कि अब साधन क्या है कि बैठने पर जैसे कि जल डालेंगे तो मिट्टी और जल है, जो मिट्टी बैठ जाएगा और जल ऊपर आ जाएगा, तो अब साधन हो गया। और निस्तारण में क्या हुआ, बिना हिलाए डुलाए जल को हटा लेना। और निस्यंदन का मतलब छानना, ठीक है। कोड याद रखिए, बस कोड याद रखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ समझिए। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे की तली में बैठ जाते हैं। इस क्रम को जब बैठ जाएगा उसको अपसादन बोलेंगे। और जब अपसादित पदार्थ को बिना हिलाए जुलाए जल के मिट्टी के कण सहित उड़ेने की प्रक्रिया, मतलब कि आराम से दोनों को अलग कर दीजिए, ये प्रक्रिया क्या है, निस्तारण। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मिट्टी और जल के मिश्रण है। देखिए धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ रहा है, जल ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अघुलित पदार्थ है, मिट्टी है, यहाँ पे देखिए आराम से नीचे बैठा हुआ है, इसको बाहर निकाल रहे हैं। जो हमको लग रहा है ये जल और कुछ और का मिश्रण है, उसको बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक। समझ गए। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है तेल तथा जल को उसके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मान लीजिए कि बर्तन है, इसमें पानी है और तेल है, तो तेल का घनत्व जानते हैं कम होता है, तो तेल जल से ऊपर घनत्व कम होने के कारण तैरने लगेगा और पानी जल नीचे बैठ जाएगा। तो क्या करेंगे, आराम से बिना हिलाए डुलाए तेल को बाहर निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, निस्तारण, ठीक है। आइए ठोस द्रव किसी भी मिश्रण पर विचार करें, कुछ नहीं है ये सब। यहाँ निस्यंदन आपको बता ही दिए। निस्यंदन का मतलब फिल्टर होता है, जैसे चाय की छाननी के द्वारा उसको चाय को पृथक करना ही निस्यंदन है और कुछ नहीं है। यहाँ भी आपको बताए कि साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसके बीजों और ठोस कणों को पृथक किया जाता है। आप लोग गन्ना का जूस पीते होंगे तो देखते होंगे, या किसी भी चीज़ का जूस, तो जब मशीन से गन्ना या किसी चीज़ को जब पीसता है, पीसने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो यहाँ पे एक छाननी लगा रहता है, उसके बाद यहाँ पे जग रहता है। तो छाननी क्या करता है, जो भी उस रस के साथ जो आ रहा है उसको रस को अलग किया और जो पीने वाला खाने वाला पदार्थ नहीं है उसको अलग किया। यही क्या है, ये भी एक निस्यंदन ही है, मतलब ये भी एक क्या है, पृथक करने की विधि ही है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने के लिए, बोले ना कि पनीर है इसके साथ और पानी मिला हुआ रहता है ना, जो एक्स्ट्रा चीज़, उसको क्या करते हैं, एक सूती कपड़ा लेते हैं और उसको इसमें डाल देते हैं और कस के दबाते हैं। तो दबाने के बाद क्या होता है कि पानी नीचे निकल जाता है और पनीर को दबाकर इसको पनीर बना लिया जाता है, ठीक है। देखिए जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जो जल है वो क्या बन जाता है, वाष्प। और जब वाष्प बन गया तो वो क्या होगा, वाष्पीकरण या वाष्पन। देखिए ये 2 तरीक़ा से होता है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। सबसे पहले वाष्पीकरण जानते होंगे, जैसे घड़ा है, घड़ा में पानी रखा हुआ है तो खुद ब खुद वाष्पीकरण होकर ये ठंडा होता रहता है। इसमें होता क्या है, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो आसपास के कण क्या होते हैं, उसके आसपास के कण आते हैं यहाँ पे और उसके ऊर्जा को लेकर के और बाहर निकल जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ से पानी धीरे धीरे बाहर निकलते रहता है, उड़ते रहते हैं और ये ठंडा शीतलन होता रहता है, ठीक है। आसपास की ऊर्जा लेकर और जल की कण मतलब वाष्प जो है मतलब ऊपर उड़ते रहता है, तो इससे जल निकलते रहता है वाष्प होकर और ये ठंडा होता रहता है, ठीक है। और एक वाष्प जो होता है, वाष्प कब बनता है, जब आप यहाँ पे गर्म कीजिएगा इसको तो एक क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस पार करेगा तो वो खुद ब खुद वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगेगा, ठीक। और जब खुद ब खुद वाष्प बनकर ऊपर निकलने लगेगा तो ये भी एक वाष्पीकरण है, ठीक है। वाष्प बन रहा है ये भी, ठीक। चलिए वह कह रहा है कि पृथक करने की 1 से अधिक विधियाँ का हम लोग देखें ना, अभी विधि अलग अलग तरीके से क्या क्या चीज़ कैसे कैसे ठोस से द्रव। यहाँ पे समझिए, देखिए कह रहा है कि नमक रेत और जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन विधि द्वारा प्रयोग करके अलग कर सकते हैं। कैसे, इसको एक बार समझिए। क्या क्या चीज़ लेने बोला था, एक तो बोला था जल,
रेत, जल, रेत और क्या बोला था, जल था, रेत था और तेल था, तेल था, देख लीजिए क्या था, नमक था, नमक, रेत और जल। ठीक है, देखिए नमक है, रेत है और जल है। इसको कैसे अलग करेंगे? सबसे पहले एक बर्तन है, मान लीजिए कि ये बर्तन है, इसमें तीनों मिक्स है। ठीक है, तीनों मिक्स है। जब तीनों मिक्स है तो क्या होगा, नमक जो है जल के साथ मिलकर ऊपर रहेगा, नमक जल के साथ मिल जाएगा, घुल जाएगा और ऊपर रहेगा, और जो रेत है नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें पानी मिलाएंगे तो रेत नीचे बैठ जाएगा और ये इसके साथ घुल जाएगा नमक के साथ। तो ये क्या हुआ, जब ये नीचे बैठ गया रेत, तो ये कौन सा क्रिया हुआ, तो ये अवसादन की क्रिया हुआ, अवसादन की क्रिया हो गया। ठीक है, अब बिना हिलाए डुलाए इस रेत के कण को, ये जल और नमक के कण को बाहर निकाल लिए, ये दोनों को, ऊपर वाले को क्या किए, बाहर निकाल लिए। तो हम लोग क्या किए, अब हम लोग किए ये, हम लोग के पास रेत तो अलग हो गया, वो अलग, उसके साथ कुछ नहीं है, सिर्फ रेत अलग हो गया। अब इसको हटा दीजिए। अब बर्तन में बचा क्या, जल और नमक, ये दोनों मिक्स है। ठीक है, अब इसको अलग कर लिए हम लोग बाहर, क्योंकि नीचे रेत था, ये दोनों को अलग करके निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लिए। तो हम लोग अवसादन भी यूज कर लिए, निस्तारण भी यूज कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे समझिए इसको, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जल है और नमक है, तो जल और नमक दोनों को कैसे अलग करेंगे। तो एक केतली लीजिए, उसको गर्म कीजिए, गर्म कीजिएगा तो जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक पे पहुंचकर वो वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल जितना इसके साथ जल था सब वाष्प बनकर निकल जाएगा, और इसमें बच जाएगा सिर्फ क्या, तो इसमें सिर्फ बच जाएगा नमक। यहाँ नमक पृथक हो गया। ठीक है, यहाँ पे नमक, सिर्फ नमक पृथक हो गया, और यहाँ से जल वाष्प बनकर निकला। जब यहाँ पे जल वाष्प बनकर निकला तो हम लोग को क्या बनाना है, पानी। पानी कैसे बनेगा, जल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक संघनन विधि द्वारा एक सिस्टम लगाए हुए हैं, जो तुरंत बर्फ़ वगैरह या कोई भी चीज़ तुरंत यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो तुरंत ठंडा इसको करके और तुरंत वाष्प से जल में बदल देगा। ठीक है, तो ये विधि द्वारा हम लोग क्या किए, ये सब विधि द्वारा हम लोग इसको अलग किए। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार नमक, रेत, जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन। देखिए इसमें निस्यंदन का यूज कहाँ करेंगे, मान लीजिए कि आपको निस्यंदन करना है जहाँ पे रेत और नमक और जल का मिश्रण था, नमक और रेत, जब रेत नीचे बैठ गया था और नमक और जल ऊपर था, तो यहाँ भी हम लोग निस्यंदन मतलब छान के अलग कर सकते थे। कोई भी चीज़ लाते और इसको छान लेते तो रेत नीचे बैठ जाता और रेत ऊपर रह जाता और नमक और जल का मिश्रण नीचे आ जाता, तो निस्यंदन द्वारा भी कर सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो नमक, रेत और जल का जो मिश्रण था, इसको तीनों को अलग करने में जितना विधि हम लोग पढ़े वो सारा इसमें लग गया। ठीक, वही है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे है कि क्या जल किसी पदार्थ को कितनी मात्रा में घुला सकता है। मतलब मान लीजिए कि जल है, वो उसमें चीनी या नमक कितना घुला सकता है मैक्सिमम, उसको समझिए। इसमें देखिए सिर्फ संतृप्त बिलियन दिया हुआ है, हम आपको बिलियन ये सब पूरा देखिए समझा देते हैं। बिलियन है, हल्का थोड़ा देख लीजिए। देखिए सबसे पहले बिलियन को समझने से पहले आप समझिए कि विलेय क्या है, विलेय क्या है, और समझिए कि विलायक क्या है। ठीक है, तो विलेय जो है, विलेय कहने का तात्पर्य है, विलेय से समझिए, विलेय जो है वो क्या है, विलेय कहने का मतलब है कि जो खुद अपना अस्तित्व खत्म कर ले, मतलब वो दूसरे में मिल जाए, दूसरे में घुल जाए, ऐसा चीज़ जो दूसरे में मिल जाए, किसी और में घुल जाए और अपना अस्तित्व खो दे, उसको विलेय कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा चीनी, इसमें आ जाएगा नमक। ठीक है, ये सब जो है क्या है, एक तरह से विलेय है, ये पानी में, जल में घुल जाता है। अब विलायक क्या है, विलायक है जो अपने आप में घुला ले, जैसे पानी है, ये क्या करता है, अपने आप में घुला लेता है, तो जो अपने आप में घुला ले वो है विलायक। और जो अपना जो अस्तित्व है वो खुद खो दे और किसी और में जाकर मिल जाए, वो विलेय है। ठीक है, तो विलाय और विलेयक ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर बनेगा विलियन। और विलियन बनने के बाद विलियन के दो भाग, एक संतृप्त विलियन, ठीक है, और एक असंतृप्त विलियन।
एक संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन, ठीक है। अब संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, तो संतृप्त विलयन है कि वैसा विलयन, नमक और पानी का ऐसा विलयन, या नमक या चीनी और पानी का ऐसा विलयन जिसमें हम चीनी डाल रहे हैं, चीनी गर्म, पानी को गर्म करने के बाद, जल को गर्म करने के बाद उसमें चीनी डाल रहे हैं, घुल रहा है, ठीक है, घुल रहा है, पूरा चीनी डाल दिए, घुल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी उसमें डालिएगा, घुलेगा ही नहीं, कितना भी चीनी डालिए उसमें घुलेगा ही नहीं। तो जो पॉइंट है उसके बाद जो भी आएगा वो अंश, उस विलयन को क्या बोलेंगे, संतृप्त। मतलब पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से तृप्त हो चुका है, वो संतृप्त हो चुका है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, एकदम कुछ नहीं, सब कुछ पा चुका है, तो वो अब उसमें घुल नहीं सकता है चीनी, वही संतृप्त है। और असंतृप्त डालते रहिए घुलते रहेगा, डालते रहिए घुलते रहेगा। मतलब संतृप्त होने से पहले की स्थिति जितना भी था वो सब असंतृप्त था। मतलब संतृप्त होने से पहले जितना भी स्थिति, मतलब डाल रहे थे, घुल रहा था, वो सब क्या था, असंतृप्त था, ठीक है। तो उम्मीद है कि संतृप्त, असंतृप्त, विलयन, विलय ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ये टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लिए, इसमें और कुछ नहीं है। क्या है इसमें, अभिलय, नमक, रेत को मिला, वही सब जो अभी आपको समझाया है वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा शब्द देख लीजिए जो हम लोग अभी पढ़े। मंथन आपको बताए कि इसमें अपकेंद्री बल और घनत्व दोनों इसमें काम करता है, बाहर की ओर फोर्स लगता है, और घनत्व जो कम घनत्व के होते हैं वो ऊपर की ओर तैरने लगता है, ठीक है। पृथक करने की एक विधि है। संघनन में क्या होता है कि इसको ठंडा करके, जैसे कि वाष्प था उसको जल में परिवर्तित कर दिए, वही संघनन है, ठीक। मतलब उसके जो वाष्प का जो वो रूप था उसको हम लोग जल के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन बोले। निस्तारण में हम लोग क्या किए थे, बिना हिलाए डुलाए सबसे पहले अपसादन किए थे, आराम से नीचे बैठने दिए थे, उसके बाद निस्तारण किए, बिना हिलाए डुलाए उसको बाहर निकाल लिए, ठीक है। वाष्पन में क्या किए, तो वाष्प किसी भी टेम्परेचर पे बन सकता है, ठीक है, किसी भी अवस्था में बन सकता है, ठीक। एक तो आराम से वाष्पीकरण नॉर्मल भी होता है, जैसे घड़ा में होता है, आराम से शीतलन जैसे होता है, ठीक है। उसी प्रकार से वाष्पन में भी अब एक 100 डिग्री सेल्सियस जब गर्म हो जाता है, क्वथनांक पे पहुंचने के बाद एक वाष्पन होता है जिसमें भी वाष्प में जल बदल जाता है, ठीक। उसके बाद है निस्यंदन। वही निस्यंदन जिसको हम लोग छाननी विधि भी कहते हैं, छान कर जैसे पनीर बनाना, चाय पत्ती को चाय से अलग करना, हस्तचयन विधि, हाथ से चुन करके अलग करना, ठीक है। उसके बाद है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन आपको समझा चुके हैं कि उसमें जो घुलने की मात्रा है चीनी का या नमक और जल का, या चीनी और जल का, वो इतना घुल जाए कि अब उसमें घुलने की शक्ति खो दे, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। अब साधन भी बता चुके हैं कि मिश्रण को आराम से बैठने दीजिए, जैसे जल और रेत या मिट्टी के कण का मिश्रण है, आराम से छोड़ दीजिए उसको, वो खुद बैठ जाएगा, वो अब साधन है। चालन, वही चाल करके कुछ अलग करते हैं, वही है विलयन, ठीक है। विलयन बता चुके हैं, विलायक और विलय दोनों मिलकर के विलयन बनते हैं। थ्रेसिंग, पीट कर अलग करना, या तो हाथ से पीटिए या मशीन से पीटिए, ठीक है। हल्का और भारी। और निष्पावन में क्या था, एक हल्का पदार्थ था और एक भारी पदार्थ था, ठीक है। और दोनों को कुछ ऊंचाई से गिराए थे, तो हल्का पदार्थ था वो दूर जाकर गिरा और जो भारी था वो नीचे आकर गिरा, मतलब उसके जस्ट नीचे, तो इसके द्वारा हम लोग अलग कर लिए, ठीक है। इसमें भी वही सब लिखा हुआ है, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसाधन, निस्तारण, ये सब क्या है, पृथक करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थर को अलग करने के लिए हस्तचयन का विधि करते हैं उपयोग, पढ़ चुके हैं। भूसा अनाज के भारी कणों को अलग करने के लिए जो ऊपर से गिराए थे वही निष्पावन है, ठीक है। किसी मिश्रण के कणों के अमाप को अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए चालन द्वारा क्या किए थे, जैसे जो उसको क्या बोलते हैं, चलनी, हाँ चलनी द्वारा क्या किए थे, क्या करते हैं हम लोग, आटा को कलक करते हैं ना, इसको चालते हैं ना, तो आटा को चालते हैं तो क्या करते हैं, जो मोटा मोटा पदार्थ है ऊपर आ जाता है, जो महंत पदार्थ है वो नीचे आ जाता है। उसी प्रकार जब घर बनाने में जो रेत है उसको चाला जाता है, जो महीन रेत है वो नीचे आ जाता है और जो मोटा रेत है उसको अलग कर दिया जाता है, तो यही इसमें है, ठीक है। रेत और जल के मिश्रण को रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, ये निस्तारण हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। सब कुछ आपको हम अच्छे से डिटेल में इसमें कोई भी चीज़ छोड़े नहीं है, सब कुछ बता चुके हैं।
द्रव और उसके अभिलय पदार्थ को अवयवों को निस्यंदन वही छान करके अलग किए थे। ठीक है, द्रव और अभिलय, अभिलय कहने का मतलब वही पनीर कभी भी विलय हो सकता है, वो अभिलय है पनीर और उसके जो जल बचे हैं उसमें पानी, उसको अलग करने के लिए हम लोग निस्यंदन विधि का उपयोग किए थे। किसी द्रव के उसके वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया वाष्पन है। ठीक है, और जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके वह पदार्थ संतृप्त, मतलब उसका उसमें घोल अपने आप में जो घोलने की जो शक्ति है वो उसका खत्म हो चुका है। ठीक है, वो संतृप्त है, पूरा संतृप्त हो गया। ठीक है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ठीक है, मतलब वही कह रहा है कि जब जल को जितना गर्म कीजिएगा वो और उसमें चीनी घुलेगा और गर्म कीजिएगा, गर्म करते रहिए, घुलते जाएगा, एक समय आएगा नहीं घुलेगा। ठीक है, तो वही कहता है जीवन में भी हर चीज़ का एक लिमिट है। जब आपको सब कुछ प्राप्त होगा तो एक समय ऐसा जब आदमी मृत्यु शैया पे रहता है तो उस समय कुछ नहीं लगता है किसी प्रकार से अब जीवन चले आराम से और मुक्ति मिले। एक समय ऐसा आता है जो संतुष्टि खत्म हो जाता है, क्या चाहे उस टाइम आदमी जब मतलब मृत्यु शैया पे होता। वही है संतृप्त विलयन। इसको सब कुछ संतृप्त हो चुका है, लेकिन आदमी का जब तक जीवन पैरा चलता है वो कभी भी संतृप्त नहीं होता है, जितना मिल जाए बहुत है और चाहिए। ठीक, तो ये है इसमें, तो ये हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर इस ढंग से इसको समझ रहे होंगे और ये सीरीज लगातार चलता रहेगा और बहुत मेहनत से बहुत शिद्दत से हमने इसको स्टार्ट किया है। आप लोग इसमें रेगुलर बने रहिए और बहुत इसका लाभ उठाइए आप ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अपने मित्रगण साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और बताइए कि कुछ नया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जो 6 to 10 तक आपको NCERT साइंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, BPSC के लिए हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मुख्य रूप से ये BPSC को टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है, तो आप इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक वगैरह कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा। जब तक आप ये बताइएगा नहीं तो हमको कैसा महसूस होगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा। और हिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर जो है हिस्ट्री के बारे में उसको भी हम लोग जल्द से जल्द लाएंगे। थोड़ा सा अभी बिजी थे आज इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है, सोचिए दोस्तों कि आज ये जो वीडियो है हम दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, जब वीडियो रिकॉर्ड कर लिए बाद में उसको चेक कर रहे हैं तो उसमें आवाज़ ही नहीं है, तो दोबारा से हमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। क्या करें, दोबारा मेहनत लग रहा है। तो आप लोग देखिए, ठीक है, और इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।